Write down chapter number 8, electromagnetic wave. Electromagnetic wave. What is electromagnetic wave? Write down heading electromagnetic wave. Wave that contain wave that contains oscillating electric and magnetic fields. Oscillating electric and magnetic field. Electric and magnetic field. Electric and magnetic field, which are perpendicular to each other. Which are perpendicular to each other. देखो आपने एक चीज पढ़ा होगा, एम्पियर्स सर्किट लॉ. एम्पियर सर्किट लॉ पे पढ़ा होगा. एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दैट, इंटीग्रल ऑफ magnetic field dot dl, that is equals to mu naught times net current. According to that, line integral of magnetic field is equals to mu naught times net current. That was the statement. Line integral in a closed loop. Line integral in a closed loop. इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, let us suppose this is a capacitor. This is the capacitor. Okay. This is the wire. This is the terminal B, and this is the terminal A. The current, let us suppose initially the current is going in this direction. Okay. According to that Ampere circuit law, if you want to calculate, magnetic field at any point, let us suppose at that point, due to this wire, you need to calculate magnetic field at that. What you will do? You need to integrate magnetic field with the line, like that. जैसे कि आपने एक वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है ऐसे, इससे इस डिस्टेंस पे डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था आपको. आपने ये एक दिया हुआ था, याद करो. इस तरह से यहाँ पे आपने लिया हुआ है. इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे इस वायर में करंट अगर आई फ्लो हो रही है, सेम ऐसे ही यहाँ पे करंट अगर आई फ्लो हो रही है, इसको हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field is equals to mu naught times net current. B dot dl. dl इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? 2 pi r हो जाएगा इक्वल टू mu naught times net current. कौन सी नेट करंट? नेट करंट थ्रेडिंग दैट एरिया. थ्रेडिंग दैट एरिया मतलब क्या हुआ? ये वाला जो एरिया है, ये नेट एरिया, इस एरिया को कट करके जाने वाली करंट कितनी है? इस एरिया को कट करके जाने वाली करंट कितनी है? आई है. इसलिए फार्मूला हो जाता था B इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर हो जाता है। ठीक है, ये जो एरिया है ये एरिया, ये जो फ्लैट, और फ्लैट भी हो सकता है, फ्लैट नहीं भी हो सकता है। कैसे देखना, जैसे मान लो ये दिया ना, देखना था, हमने अभी इस सर्कुलर लूप, कंप्लीट लूप से, क्लोज्ड लूप है, एरिया नहीं है, इट इज अ क्लोज लूप, इट इज अ क्लोज लूप। इस क्लोज लूप से हमने एरिया जो लिया वो फ्लैट लिया था। इट इज नॉट नेसेसरी, इट मे बी ऑफ एनी शेप, ऐसा भी एरिया हो सकता है, समझ रहे हो? बाउल की तरह, बाउल जैसे बनता है ना, ऐसे उल्टा बाउल, समझ रहे हो बात? उल्टा बाउल शेप भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ये जो शेप बन रहा है, बाउल शेप भी ले सकते हैं, रेगुलर है, इरेगुलर शेप भी ले सकते हैं, बट ये क्लोज होना चाहिए, ये क्लोज हो। और उसके बाद आप कोई भी सरफेस ले लो, बस सरफेस इसी पे ऊपर ले, समझ रहे हो बात? मतलब अगर ये सर्कल है, लूप है, इससे एरिया, कैसा भी एरिया ले सकते हो, ये डोम शेप भी ले सकते हो, फ्लैट भी ले सकते हो, इरेगुलर शेप भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, समझ रही बात? बट ये क्लोज होना है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद लाइन, कंप्लीट सर्कल होना चाहिए, सर्कल लूप कंप्लीट होना चाहिए, जिस तरह से गॉस थ्योरम में कंप्लीट एनक्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, यहाँ पे सरफेस की बात नहीं है, लाइन की बात, लाइन, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक, यानी लूप कंप्लीट होना चाहिए। और उससे बनने वाला जो एरिया है वो रेगुलर शेप भी हो सकता है, इरेगुलर शेप भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है ना? समझ वाली बात? ये था हमारा आपका एम्पियर सर्किट, एम्पियर सर्किट, समझ में आया? अभी हमने पीछे की चीज बताई है, एम्पियर सर्किट का लॉ बेसिकली क्या होता है, समझ में आ रही बात? यहाँ तक समझ में आया एम्पियर सर्किट? नया नहीं, पुराना है, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके, बोलो समझ में आया या नहीं? रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं रिमूव कर दूंगा अभी। चलो कम से कम समझ में आ गया। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, मैक्सवेल, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक बहुत अजीब सी चीज देखी यहाँ, उन्होंने बहुत अजीब सी चीज देखी यहाँ। फिर उसके बाद वो एक नए कंक्लूजन पे गए। उसके बाद एम्पियर सर्किट लॉ को, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले, इसमें कुछ करेक्शन करना है ना? जैसे आपने पढ़ा हुआ लाप्लास करेक्शन, न्यूटन ने, न्यूटन ने क्या बोला था, प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज आइसोथर्मल प्रोसेस। बाद में करेक्शन किया, लाप्लास ने बोला कि नहीं, प्रोपगेशन ऑफ वेव इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, उसके हिसाब से उसमें करेक्शन आ गया। तो हमने जो अभी तक पढ़ा हुआ है चैप्टर 4 का एम्पियर सर्किट लॉ, जैसा भी पढ़ा हुआ है, इसमें मैक्सवेल ने कुछ मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन करने से पहले उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, उसके बाद मॉडिफिकेशन। तो मैं क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, पहले वो अपने लॉजिक में क्लियर थे कि अगर कोई भी सर्किट हो, जैसे सपोज ये बैटरी है और ये लगी हुई है, और यहां से अगर ब्रेक, ये ब्रेक, तो क्या इसमें करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो और नॉट, बताओ, यस और नो, विल फ्लो और नॉट? नो, क्योंकि सर्किट ब्रेक है, बिल्कुल सही। इसी कंसेप्ट का यूज कैपेसिटर में उन्होंने किया। उन्होंने क्या देखा कि एक कैपेसिटर था और कैपेसिटर के पास उन्होंने क्या किया, एक बैटरी लगाई। अब बैटरी लगाई तो देखा कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, यानी इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही इसमें इन्होंने कनेक्ट किया तो देखा कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखोगे, अगर ध्यान से यहाँ पे देखोगे, देर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, सर्किट ब्रेक है ना,
दो अलग अलग प्लेटें हैं, प्लेटें अलग अलग हैं, कोई यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, एक प्लेट का दूसरी प्लेट से कोई कॉन्टैक्ट नहीं, बीच में सर्किट ब्रेक है, फिर भी करंट तो फ्लो हो रही। समझ रहे बात? इतना सिंपल सा लॉजिक उन्होंने लगाया, किसने? मैक्सवेल। फिर उसने कहा कि यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे कुछ न कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। समझ आया? फिर वो आए एम्पियर सर्किट लॉ को स्टडी करते, एम्पियर ने क्या बोला है, अब अलाउ इसमें स्टडी कर। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक पॉइंट यहां लेता हूं और इससे मैं एक सर्कल बनाऊं। एम्पियर ने बोला है कि आप चाहो तो फ्लैट सरफेस ले लो, फ्लैट सरफेस ले लिया, फ्लैट सरफेस ले लिया, इसमें से करंट आई फ्लो हो रही है, यानी इस फ्लैट सरफेस को कट करने वाली जो करंट जा रही है वो आई। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। तो यहाँ पे b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। सॉल्व किया तो ये आ गया, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला आ गया वो आ गया कितना, म्यू नॉट अपॉन 2 बाई I बाई r। यहाँ पे सवाल, उन्होंने बोला कि आप फ्लैट सरफेस भी ले सकते हो, कोई और सरफेस भी ले सकते हो। ठीक है, फ्लैट सरफेस में तो उनकी बात ठीक, लेकिन मैं फ्लैट सरफेस ना लेके मैं कोई और सरफेस लेके देखता हूँ। ठीक है, ये आपका सर्कुलर पोर्शन है, इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, यहाँ से आपकी डिस्टेंस उसकी आ रहा है, हमने एक ऐसा ले लिया, ऐसा सरफेस है ना, बाउल टाइप, जैसे ये है ना बाउल, बाउल टाइप में शेप, यानी बाउल का जो पोर्शन है वो कहाँ से, दोनों फ्लैट, दोनों प्लेट के बीच से पास हो, समझ ना बात? यानी ये बाउल बनाया हमने, ये बाउल बनाया, तो प्लेट जो है वो बीच में। अब इस सरफेस को कट करने वाली कोई करंट नहीं है, बिकॉज देयर इज नो करंट बिटवीन द प्लेट्स। तो जब हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया तो नेट करंट क्या हो गया, जीरो, नेट करंट जीरो। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए था वो जीरो आना चाहिए। समझना बात? मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है कि म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई r होना चाहिए, और एक बार दूसरी बार कह रहा है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए। एक ही पॉइंट पे एक बार जीरो आ रहा है और एक बार म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई r आ रहा है, इन सम डेफिनेट वैल्यूज आ रहा है। एक्चुअल ने कहा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़, समझ में आई बात? उन्होंने कहा कि एम्पियर ने जो फॉर्मूला बताया है वो कुछ हद तक तो ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ इसमें ड्रॉबैक्स है। वो ड्रॉबैक क्या होगी, उसके लिए उन्होंने फिर स्टडी किया। क्या देखा कि इन दोनों प्लेट के बीच में जो करंट फ्लो हो रही है ना, यहाँ से करंट आ रही है, बीच में कुछ नहीं है, फिर यहाँ से फिर करंट है, तो इसका मतलब कि इन दोनों प्लेट के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो उनको कुछ पता चला, क्या पता चला, फाई इज इक्वल टू ई के प्लेस पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए होता है। सिग्मा के प्लेस पे क्यू बाई एरिया देख सकते हैं, इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। बेसिकली क्या हो जाएगा ये, क्यू बाई एप्सिलॉन। समझ, इसको रीअरेंज करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाइव। अब हमको आई निकालना है, तो डी क्यू अपॉन डी टी, दैट विल बी आई, एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, डी फाई अपॉन डी टी। ये फाई क्या है, फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
not magnetic flux. Phi is the electric flux. उन्होंने क्या बोला कि जो करंट होगी इसमें, जो करंट होगी that will be epsilon naught times d phi upon in the rate of change of electric flux ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट। यानी यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच में भी एक करंट होगी, है ना, जो कि वर्चुअल होगी, दिखेगी नहीं। there will be a current between there will be current between the plates, और वो जो करंट होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट d phi upon d, d phi upon d, and the rate of change of electric flux, rate of change of electric flux times epsilon naught that will be equal to current। और ये करंट जो होती है वो एक्चुअल में होती नहीं है, लेकिन इसको माना जाता है क्योंकि इसको हमको इक्वेशन को बैलेंस करना है। एक ही टाइम पे दो अलग अलग टाइप की इक्वेशन नहीं आनी चाहिए, यानी दो वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, इसलिए इन्होंने कहा कि इन दोनों प्लेट के बीच में एक करंट होती है जो कि वर्चुअल करंट होती है, इमेजिनरी करंट होती है, उस करंट का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट देगा। करंट का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट दे दिया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, यानी आई डी। ठीक है, तो राइट डाउन हेडिंग डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट आप एक्सप्रेशन लिखोगे यहाँ से, ये एक्सप्रेशन लिखोगे, ये एम्पियर सर्किट लॉ आप लिख देना, सबसे पढ़ चुके हो पहले। यहाँ से लिखोगे डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्प्लेसमेंट करंट। डन। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, करंट ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। current due to the variation of electric flux, current due to the variation of electric flux। उसके नीचे आप लोग लिखोगे एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन। इसमें दो करंट आ जाएंगे, IC प्लस ID, म्यू नॉट टाइम्स
IC plus IB. IC is the product. IC क्या होती है? ID तो पता ही है आपको. What is IC? Conduction current. Conduction current and displacement. Conduction current जो वायर में होती है due to the flow of the charge, due to the flow of the charge, and displacement current is due to the variation of electric field. Due to the variation of electric field, and IC is the conduction current, and that is due to the flow of the charges. चार्ज के फ्लो होने से जो करंट आएगी उसको हम बोलेंगे कंडक्शन करंट, जो कि वायर के अंदर होती है और दोनों प्लेट के बीच में जो होंगी वो ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, इसलिए उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है. अगर हम यहाँ पे देखें, ध्यान से देख लो, ये कैपेसिटर, कैपेसिटर के अगर हम बीच में जाते हैं तो हमको कोई कंडक्शन करंट नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं मिलेगा, कोई कंडक्शन करंट नहीं होगी. मींस the currents between the plates will be only displacement current, and the current in the wire, because there is no variation in the electric field. जब वायर में कोई फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इसलिए हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट करंट. वायर के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं, ओनली कंडक्शन करंट, और प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्शन करंट नहीं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट. ओके. जब अगर हम इन बिटवीन द प्लेट्स की बात करेंगे तो इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ID हो जाएगा. IC विल बी 0, एंड हियर इन द वायर द ID विल बी 0, IC will contain some value. ओके. एक बात याद रखना कि जब इसमें करंट जब इसमें अगर मैं इस तरह से कहूँ कि d phi अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दैट, अगर फ्लक्स में चेंजमेंट होगा तभी इसमें करंट आएगी. फ्लक्स में चेंजमेंट होगा तभी इसमें करंट आएगी. फ्लक्स में चेंजमेंट तभी होगा जब इसमें करंट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा. फ्लक्स में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट चेंज, है ना. इसीलिए क्या बोला जाता है कि एक टाइम के बाद जब करंट से फुल हो जाती है, कोई करंट नहीं आती है, इसमें कोई करंट नहीं आती है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो हो जाएगी और कंडक्शन करंट भी जीरो हो जाएगी, यानी कि कैपेसिटर फुल हो जाएगा. ठीक है. यानी ये काम तब करेगा आपका while चार्जिंग और डिस्चार्ज. एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन जो हो जाएगी तभी वर्क करेगी जब ये आपका चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के केस में होगा. चार्ज हो जाएगा तब यहाँ पे सब फेल हो जाएगा. इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट कोई नहीं आएगी, क्योंकि इसमें फ्लक्स में यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है. आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी. एनसीईआरटी आप ओपन करोगे तो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा पेज नंबर 271. You can read yourself. बाद में आप पढ़ लेना. 271, 272 में भी कभी क्वेश्चन लिखी हुई. 273 पे आप देखोगे 273 मैक्सवेल इक्वेशन लिखी हुई, आप इसको नोट कर लोगे. मैक्सवेल इक्वेशन उसके बाद आता है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। दोनों के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, इस तरह से प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोथ आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, बोथ आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होती है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट डाउन हेडिंग, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म जीरो होता है, ध्यान रखना। ध्यान रखना क्योंकि उसमें मैग्नेटिक डाइपोल एक साथ एग्जिस्ट करता है, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव। मैग्नेटिक डाइपोल एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, है ना। जितना पॉजिटिव यानी जितना नॉर्थ होता है उतना ही हमारा साउथ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो सिंगल एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव और ओनली नेगेटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन एग्जिस्ट इन अ सिंगल, only positive or only negative. But magnetic pole will never uh, exist in a single. सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमेशा क्या करेंगे? पोल में। इसलिए जो मैग्नेटिक गॉस लॉ होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। जैसा कि आपने ऊपर इक्वेशन में देखा हुआ होगा, तो मैक्सवेल्स इक्वेशन गिवन है एनसीईआरटी में, अभी बताया था 272 273 पे। E डॉट डी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए है, यानी कि ई डॉट ए इस तरह से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल क्यू लिखा हुआ है। अच्छा, ये आपने पढ़ा हुआ ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे, लेकिन मैग्नेटिज्म के लिए इस तरह से बी डॉट डी ए जो हो जाएगा इक्वल टू जीरो। ये इसलिए होता है क्योंकि ये सिंगल एग्जिस्ट करता है और ये सिंगल एग्जिस्ट कभी नहीं कर सकता, इसलिए ये जीरो होता है बस। ठीक है, बाकी फिर फैराडे का है और एक एम्पियर मैक्सवेल्स का। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नेचर में क्या है इसमें आप देखोगे, इक्वेशन आप लोग लिख लेना इसमें। ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन, ई एक्स इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा, ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा बी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। नोट डाउन,
where k is equals to 2 pi by lambda. Or you know very well, omega is equals to 2 pi by capital T. Omega equal to 2 pi by capital T. Okay. अगर आप फिगर बनाना चाहोगे इस तरह से, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस वाले प्लेन में चलेगी, वर्टिकल प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स और जेड प्लेन में चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन। ये मैग्नेटिक फील्ड है वाई जेड प्लेन, और एक्स जेड प्लेन में कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड। मैग्नेटिक फील्ड इज वाई एंड जेड, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है। एक्स वाई प्लेन समझते हो, एक्स वाई प्लेन ये कौन सा है, ऐसे परपेंडिकुलर, और वाई और जेड कौन सा है, ये वाला। हाँ, तो इसी के अलाउंग चलेगा ऐसे। This is the magnetic. Draw the figure. Very important. Okay, done. देखो, पेज नंबर 280, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पेज नंबर 280, आर्टिकल नंबर, आर्टिकल 8.4, 280, आर्टिकल 8.4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये आपको लिखना है कुछ ना। हाँ बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, है ना। अरेंजमेंट, किसी चीज को अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज कर देते हैं तो उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका कलर स्पेक्ट्रम आता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होती है अरेंज में, तो जो कलर का सेट बनता है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है, वही है ये। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये आपको लिखना है अपने कॉपी पे, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या दिया हुआ है आपका, एक फिगर दिया हुआ है ना। फिगर के
फिगर में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बेस पे इनको डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरी। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर है गामा रेज, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी, वेवलेंथ बहुत छोटी। आप जानते हो ई इज इक्वल्स टू एस सी बाई लैम्डा और एच। देखो फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एनर्जी हाई होगी, वेवलेंथ लो होगी तो एनर्जी हाई। यू नो वेरी वेल, ई इक्वल्स टू एस सी अपॉन लैम्डा और एच डी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यानी सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वो गामा रेज होती है। फिर उनसे थोड़ा कम होती है जिनको एक्सरे कहा जाता है, उनसे कम अल्ट्रावायलेट, उनसे नीचे विजिबल रेंज यानी विजिबल लाइट होती है, उनसे नीचे इंफ्रारेड, उनसे नीचे माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव, टेलीविजन और एफएम वेव, एम वेव, लॉन्ग रेडियो वेव। ये पूरा सेट बना, इनके अकॉर्डिंग हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अलग अलग टाइप के। यानी कि ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इवन जो हमारी विजिबल लाइट जिसको हम देखते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ठीक है, बस इसकी रेंज जो है आप देखोगे, विजिबल रेंज को एनलार्ज करके बताया गया है, वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, या हम कह सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा, तो वो विजिबल रेंज में आएगा। यानी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ इनके इसमें हो, इसकी वेवलेंथ अगर इन बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होगी, तो दैन इट विल बी विजिबल। और विजिबल में भी अलग अलग रेंज दिया हुआ है, वॉयलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है एंड रेड है ना। से रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ। आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ये फिगर आप बना लेना कॉपी पे। इसके बाद अलग अलग वो दिया हुआ है, रेडियो वेव का अलग अलग पॉइंट्स देखे उसमें दिया हुआ है कि रेडियो वेव क्या होती है, माइक्रोवेव क्या है। रेडियो वेव, देखो आपको इसमें 2 पॉइंट याद रखना, 2 पॉइंट आपको याद, 3 पॉइंट याद रखना, 2 पॉइंट नहीं थे। रेडियो वेव की रेंज क्या, ठीक है। दूसरा ये जनरेट कैसे की जाती है, तीसरा इसका एप्लीकेशन, यानी जितने भी यहाँ पे वेव दी हुई है अलग अलग, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट वेव, उनका रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक ये लाई करती है, कि उनकी वेवलेंथ रेंज क्या है, और प्लस ये कैसे जनरेट की जाती है, और तीसरा इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है। ये तीनों हर पॉइंट, हर वेव के अंदर ये 3 पॉइंट आप अपने लिख लेना, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये लर्न करना है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसी से आता है, हर साल आता है। इस साल भी अगर ऑब्जेक्टिव, ऐसे तो ऑब्जेक्टिव नहीं, रिटर्न में पूछा जाएगा क्योंकि सेकंड टर्म का पार्ट है ना। तो इससे याद रखना, इसको 1 नंबर में आता है। तो आपको याद रखना, जैसे रेडियो वेव लिखा हुआ है, रेडियो वेव आर प्रोड्यूस्ड by the accelerated motion of charge in conducting wire. They are used in radio and television communication system. इसका एप्लीकेशन बताया गया है। They are generally in the frequency range. Range भी दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक ये आता है। The AM यानी amplitude modulated band is from 530 kilohertz to 1710 kilohertz. Higher frequency up to 4 megahertz are used for short wave bands. टीवी वेव्स में सब लिखा हुआ है, इसमें आपको पढ़ना। इसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है सेलुलर फोर्स, सेलुलर फोन यानी जो हम लोग यूज करते हैं, यूज रेडियो वेव टू ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन इन द अल्ट्रा हाई बैंड। ठीक है, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। इसके बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का यूज हाँ आप सब लोग जानते हैं। माइक्रोवेव का रेंज क्या होती है, कैसे जनरेट की जाती है माइक्रोवेव। नेक्स्ट उसके इंफ्रारेड, देन विजिबल रेज, देन अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्सरे, गामा रेज। फिर उसके बाद उसको दिया हुआ है एक टेबल दिया हुआ है, टेबल से आप पढ़ सकते हैं। आपका होमवर्क है ये, आप होमवर्क कंप्लीट कर लेना, और आप इस पे
पॉइंट्स बना के लिख लेना कि कैसे जनरेट की जाती है, रेंज क्या है और एप्लीकेशन जितने भी टाइप की इसमें वेव दी गई इनको आप लोग नोट कर लेना और इसको पढ़ लेना। इससे ज्यादा पढ़ाने वाला कुछ नहीं था, जो बताने वाला था मैंने बता दिया। ओके, एनी प्रॉब्लम? सर ये जो डायग्राम बनानी है वो सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम की बनानी है या पूरी बनानी है? पूरा 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 पूरा, पूरा ओके बना सर। दोनों को। ओके, ठीक है, आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। सेंड वन क्वेश्चन, चलो इसको डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप मुझे पहले सेंड कर देना, क्योंकि अगर मैं चाहूँ एक दिन अगर लेक्चर लूंगा तो पूरा डाउट ही डाउट लूंगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं बीच में थोड़ा डाउट लूँ फिर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि रे ऑप्टिक्स अगर मुझे स्टार्ट करना है तो पूरा उसके लिए बैकग्राउंड बनाना पड़ता है ना। दो चार पांच क्वेश्चन भेज देना तो एक लेक्चर में उससे पहले। ओके ओके, थैंक यू, यू मे लीव द क्लास, थैंक यू। आफ्टर राइटिंग योर अटेंडेंस यू मे लीव द क्लास, थैंक यू।